देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम शिवराज से मिले कमलनाथ। बैठक करीब 40 मिनट तक रही। खाद को लेकर एक्शन में सीएम शिवराज, कहा गड़बड़ी करने वालों को भेजे सलाखों के पीछे। कांग्रेस ने अर्जुन सिंह को किया याद, उनकी प्रतिमा को अभी तक भोपाल में जगह नहीं मिली। बघेल सरकार पर बरसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, कहा खत्म किया जा रहा है आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा। और सीएम भूपेश बघेल बोले, भाजपा ने हिमाचल के लोगों से किया धोखा, गोबर खरीदी के साथ देंगे रोजगार। अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीसीसी चीफ कमलनाथ की मंत्रणा हुई। यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में विचार विमर्श भी किया गया और भारत जोड़ो यात्रा पर प्रवेश जो है वो 20 नवंबर को प्रदेश में होने जा रहा है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर के रास्ते में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से गंभीर बनी हुई है। हर छोटी छोटी बातों पर विशेष जोर भी दिया जा रहा है। यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे थे। यहाँ मुलाकात करीब 40 मिनट तक रही और इस दौरान कमलनाथ ने सीएम से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिजली सुरक्षा सहित अन्य सुविधाओं को लेकर संबंधित विभाग को दिशा निर्देश देने का आश्वासन भी दिया। और भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के रास्ते में मध्य प्रदेश में प्रवेश भी करेगी और यात्रा के उज्जैन, इंदौर, महू सहित अन्य शहरों से गुजरेगी। मध्य प्रदेश में करीब 6 जिलों और विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्रा कवर करेगी और इस दौरान उज्जैन में जनसभा को भी आयोजन किया जाएगा जिसे राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस दौरान राहुल महाकाल लोक भी जाएंगे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के राज्य से राजस्थान में प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी है। इसके साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 3 दिसंबर को प्रवेश करेगी। ये यात्रा 3 दिन पहले ही पहुंच रही है और सीएम अशोक गहलोत इस यात्रा की भी आगवानी करेंगे। मध्य प्रदेश में खाद मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। इसके बाद अब राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद एक्शन में आ गए हैं और सीएम शिवराज ने बीती देर शाम को अफसरों के साथ बैठक कर मध्य प्रदेश में खाद की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि किसानों को परेशानी नहीं आनी चाहिए और गड़बड़ी करने वालों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाया जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि समय पर वितरण के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को आंकड़ों सहित वास्तविक स्थिति की जानकारी जिला पर दी जाए। इसके लिए कलेक्टर्स आवश्यक व्यवस्थाएं भी करें और मुख्यमंत्री ने बोबड़ी कार्य की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके परिश्रमों की कीमत भी मिलनी चाहिए और विशेष रूप से मंडियों में आने वाले सब्जी उत्पादकों को बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा अनुचित लाभ लेने से बचाने पर भी ध्यान दिया जाए। बैठक में बताया गया कि गत वर्ष 30 नवंबर 2021 पर विक्रय मात्रा के अनुसार अनुमान के आधार पर दिनांक 4 नवंबर 2022 तक यूरिया 32 जिलों में, डीएपी 41 जिलों में और एनपीके 34 जिलों में और वहीं डीपी एनपीके 42 जिलों का में भंडारण कर लिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 2 बार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह को उनकी जयंती पर शनिवार को याद किया गया, जो अपने दौर में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे। इस अवसर पर सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में एक मेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भोपाल के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित सैकड़ों पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राज्य से केंद्र स्तर तक सिंह का लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहा है और कांग्रेस के दिग्गज नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के काल के दौरान काम किया था। आपातकाल के बाद भारी हार के बाद
पार्टी को स्थापित करने के उनके प्रयास को आज भी याद किया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे वयोवृद्ध कांग्रेस नेता चंद्रप्रभा शेखर ने भी कहा कि उनके समय में राज्य में जबरदस्त विकास हुआ था। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अर्जुन सिंह को चाणक्य के रूप में संबोधित नहीं किया गया था। वह वास्तव में ऐसे नेता थे जिनके पास हर समस्या का समाधान होता था। कमजोर वर्ग के समाज को सशक्त बनाने के लिए उनकी शीतलता और अथक परिश्रम ने उन्हें जन नेता बना दिया था। शेखर, जो वर्तमान में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी है, उन्होंने सिंह को याद करते हुए कहा कि उनकी सरकार में मंत्री के रूप में सेवा की और मैं यह दावा करने में संकोच नहीं करूंगा कि वह एक दूरदर्शी नेता थे। IIM इंदौर सहित कई शैक्षणिक संस्थान राज्य के विभिन्न हिस्सों में मेडिकल कॉलेज और उनके कार्यकाल के दौरान स्थापित किए गए थे। उनके कार्यकाल के दौरान पुराने विधानसभा भवन की स्थापना भी की गई थी, जिसे अब तक नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। मैंने उनके साथ वर्षों काम किया, इसलिए मैं मानता हूं कि अर्जुन सिंह का जीवन नई पीढ़ियों को प्रेरणा भी देगा। और भोपाल में एक व्यस्त तिराहे पर स्वर्गीय अर्जुन सिंह की आदमकद प्रतिमा की स्थापना को लेकर भी विवाद छिड़ा, जहां पहले स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा मौजूद थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह विडंबना है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी अंतिम सांस तक राज्य और राष्ट्र के लोगों के लिए काम किया, उनकी मूर्ति को अपने राज्य में जगह नहीं मिली और उनकी आदमकद मूर्ति को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन अभी तक अनावरण नहीं किया। उम्मीद है कि 2023 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद यह प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी का आरक्षण घटाने का मामला गरमाया हुआ है। वहीं आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आदिवासी समाज भूपेश बघेल सरकार का विरोध कर रही है। वहीं विपक्ष दल बीजेपी भी आदिवासी का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम एक दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस पर आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात कर बैठक ली और पूर्व केंद्रीय मंत्री नेताम ने पूर्व की बीजेपी सरकार और वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार में समाप्त किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सितंबर महीने में पेसा कानून का नियम बनाया। नियम बनाकर पेसा कानून में जो मूल आदिवासी अधिकार है, जैसे कि जल, जंगल, जमीन नियंत्रण का सुपरविजन समाप्त कर दिया गया। नेताम ने आरक्षण पर कटौती के मुद्दे को लेकर कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण में कटौती कर दी गई है। एक ही महीने में आदिवासी वर्ग के लिए दो घटना हो जाना समझ से परे है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद अब तक किसी सरकार ने भी इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया था। अरविंद नेताम इन दोनों बड़ी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आदिवासी समाज पेसा कानून और आरक्षण के मुद्दों को लेकर 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान कहा कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश के लोगों को धोखा दिया। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और खाद्य उत्पादों पर जीएसटी लागू करके उनके पैसा निकालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी है, वहीं कांग्रेस इससे लड़ने की कोशिश करेगी। हिमाचल दौरे पर घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने 10 वादों का जिक्र इसमें किया है और सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम पर फिर से काम करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 रुपया किलो गोबर खरीदी, 300 यूनिट तक फ्री बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोबाइल हेल्थ वैन और 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही युवाओं के लिए स्टार्टअप भी शुरू किया जाएगा और पशुपालक से दूध की खरीदी भी होगी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जब उन्होंने धान की खरीदी 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी शुरू की थी, तो केंद्र सरकार ने
उसमें रोड़े भी अटकाए थे और कहा था कि इतना महंगा धान एफसीआई छत्तीसगढ़ से नहीं खरीदेगा। इस पर हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की और किसानों को प्रति एकड़ एक निश्चित रकम देने का काम किया। इसमें उनको अब धान की कीमत 2600 रुपए क्विंटल से ज्यादा पड़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 दिन के दौरे पर हिमाचल में रहे थे और वहां वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर भी पहुंचे थे और पूजा अर्चना भी इस दौरान की थी। उसके बाद नागरकोटा में गांधी मैदान में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को भी उन्होंने संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि रोटी को बार बार पलटना पड़ता है, रोटी नहीं पलटी तो वह जल जाएगी। अब सरकार को पलटने का वक्त आ गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शनिवार को जो कुछ हुआ वो प्रदेश की सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए काफी है। दरअसल शनिवार को 2 मंत्री एक आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचे और यहां पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही केंद्र के बच्चों के साथ खेल भी खेले और बच्चों की चंचलता और ज्ञान कौशल को देखकर अभिभूत भी हुए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन असल कहानी उस वक्त सामने निकल कर आई जब दोनों मंत्री आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर लौट गए। फिर जो हुआ वो अब सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और शिक्षा मंत्री मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पर आए हुए थे और उन्होंने पिपलियाहाना क्षेत्र में स्थित आंगनवाड़ी की ओर रुख किया। मंत्रियों का काफिला पहुंचने के पहले आंगनवाड़ी केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं बच्चे भी नए कपड़े पहनकर खुश नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों ने आंगनवाड़ी संचालिका सहित अन्य वर्करों से केंद्र पर मिलने वाले पोषण आहार की जानकारी भी ली। इसके साथ ही बच्चों के साथ खेल भी खेले। इसके बाद मंत्रियों का काफिला जैसे ही वाहन से निकला तो जो दृश्य सामने आए वो देखने लायक थे। इसके बाद सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो गए। दरअसल मंत्रियों के आने से पहले ही घर से बच्चे पुराने कपड़ों में आए थे। वहीं दिखावा करने के उद्देश्य के साथ सभी बच्चों को नए कपड़े पहना दिए गए थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जब दोनों मंत्री वापस लौटे तो कई बच्चों ने दोबारा वही पुराने कपड़े पहन लिए और अपने थैलों में नए कपड़े लेकर चल दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ लोगों ने एक दुकानदार की हत्या कर दी। दुकानदार की इतनी गलती थी कि उसने सिगरेट देने से इनकार कर दिया था और उसके लिए रुपए मांगे थे। इस बात से नाराज ग्राहकों ने दुकानदार का पहले गमछा से गला घोट दिया और फिर पत्थर से सिर कुचलकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला माना थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के पास 3 नवंबर को विक्रम बर्मन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पिता वीरेंद्र बर्मन का छोटा सा जनरल स्टोर है। वह 2 नवंबर की सुबह दुकान पर गए थे, लेकिन वहां फिर नहीं लौट पाए। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी परिजनों ने पुलिस से शिकायत की और गुमशुदगी का दर्ज करवाया मामला और अगले 4 नवंबर को पुलिस को बनरसी गांव के रास्ते में स्थित कुएं में शव पड़ा होने की सूचना मिली, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। शिनाख्त के दौरान वही वीरेंद्र का शव निकाला गया। नाक और आंख के ऊपर चोट में निशान थे और गले में गमछा कसकर बांधा गया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और जांच में पता चला कि कुछ दिन पहले ही बनरासी गांव निवासी रुपेश यादव और कोमल यादव को वीरेंद्र की दुकान पर देखा गया था। इस पर पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया तो मुर्रा खरीदे जाने की बात सामने निकल कर आई। वैसे तो एमपी सहित देश भर में महिलाओं और बच्चों के लिए प्रति अपराध कम नहीं हो रहे हैं, वहीं महानगरों में बच्चियों के साथ अपराध की घटना हर दिन हो रही है। देश के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदी मानसिकता वाले लोगों द्वारा जमकर गंदगी फैलाई जा रही है। इस गंदगी को साफ करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि शहर से एक बार फिर से शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने निकल कर आई है। यहाँ 8 साल की एक मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपहरण किया गया। इसके बाद उसके साथ रेप करने का प्रयास किया गया, लेकिन
पास से गुजर रहे नागरिक की जागरूकता की वजह से बच्ची को सकुशल बचा लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरी घटना इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के चित्रनगर की है, जहां 8 साल की मासूम बच्ची को 50 वर्षीय शहरयार मिर्जा नाम का व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। सुनसान पड़े प्लॉट के पास झाड़ियों में मासूम बच्ची के साथ रेप करने का प्रयास किया जा रहा था। बच्ची द्वारा चीखने चिल्लाने की वजह से उस समय के पास से गुजर रहे कुछ लोग वहां पहुंचे और लोगों को देखकर आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। घटना के बाद मासूम बच्ची को तत्काल थाना ले जाया गया। वहीं कनाड़िया थाना प्रभारी जगदीश झामरे के अनुसार हीना पैलेस कॉलोनी के रहने वाली आरोपी शहरयार मिर्जा द्वारा बच्ची के साथ बुरी नीयत से लेकर गलत हरकत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंच गए। लोगों द्वारा उसे मौके पर पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह भागने में सफल हो गया। पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेकर उसके खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करके कार्रवाई कर दी गई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बच्चा हमारे पास है। तो आज शाम को ग्वालपाड़ी के पीछे 2,270,00,000 रुपए लेके आ जाइए। 2,270,00,000? वो ऑटो डबल भाड़ा मांगता है, कहता है रिटर्न सवारी नहीं मिलती। रैपिडो ऑटो ट्राई कीजिए ना इस बार, सबसे किफायती भी है और घर तक पिकअप भी कर लेगा। सब कुछ ऐप पर है। रैपिडो ऑटो, फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थापित 11वीं शताब्दी के प्राचीन ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं जन आस्था से जुड़े स्थल भौरम देव मंदिर की नींव को मजबूत करने के नाम पर पुरातत्व विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही बरतते हुए स्थानीय मजदूरों से नींव खुदाई का काम करवाया जा रहा था। मामला मीडिया में आने के बाद रायपुर में पुरातत्व विभाग की टीम कवर्धा के ग्राम चौड़ा स्थित भौरम देव मंदिर परिसर पहुंची, जहां फिर से टीम ने परिसर का कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। पुरातत्व विभाग की नींद खुलने के बाद अब मंदिर की मजबूती को बनाए रखने के लिए पुरातत्व विभाग की निगरानी में काम करवाने का दावा किया गया। वहीं पुरातत्व विभाग की टीम के सदस्यों ने बताया कि प्राचीन भौरम देव मंदिर की नींव को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी रूप से कार्य किया जाएगा। इसके लिए चरणबद्ध कार्य भी किए जाएंगे। टीम ने पूर्व में प्रारंभ किए गए खुदाई कार्य का अवलोकन किया। कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की तकनीकी टीम और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त बैठक भी ली और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने भौरम देव मंदिर परिसर में होने वाली प्रस्तावित कार्यों और कार्य योजना की विस्तृत जानकारी भी दी। कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद बैठक में पुरातत्व और संस्कृति विभाग द्वारा भौरम देव मंदिर परिसर में होने वाले चरणबद्ध कार्यों की पूरी जानकारी ली और बैठक में पुरातत्व और एवं संस्कृति विभाग के पुरातत्ववेत्ता प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि भौरम देव मंदिर परिसर में छत्तीसगढ़ पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग द्वारा भौरम देव मंदिर की नींव सुदृढ़ीकरण का कार्य, रिनोवेशन, मंदिर की छत से पानी के रिसाव को रोकने का वाटर प्रूफिंग, केमिकल रिपेयरिंग का कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर जल मुहिम पर एमपी के अफसर पानी फेर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन कार्य कछुआ गति से चल रहा है। सिस्टम की लापरवाही ने मध्य प्रदेश को देश में 25वां स्थान मिला है। वहीं प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में इस मिशन की हालत खराब है। आलम यह है कि 26,000 गांव में योजना के तहत प्लान तक नहीं बना है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों की हालत बहुत खराब है। एमपी के 33 जिलों में तो अभी तक आधा काम भी नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के 51,500 के आसपास गांव में शासन ने 6,747 गांव में योजना के तहत 100% काम पूरा होने का दावा किया है, लेकिन जब जांच की गई तो महज
110 गांव में ही सत्यापित हो पाया है, जबकि प्रदेश की 3 जिले छतरपुर, सतना और पन्ना में तो इस मिशन के बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ केवल 22% से कम कार्य हो पाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम के अनुरूप केंद्र सरकार ने गांव-गांव, घर-घर में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी और हर घर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस मिशन का काम साल 2024 में पूर्ण किया जाना निर्धारित था, लेकिन मध्य प्रदेश की योजना के 3 साल बीत जाने के बाद भी हालात खराब बने हुए हैं। अभी प्रदेश के आधे जिलों में भी काम पूरा नहीं हो पाया है और गौरतलब है कि जल जीवन मिशन को लेकर पड़ताल की गई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह गांव जैत पहुंचे, जहां पर 1 साल पहले मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अफसरों को फटकार लगाई थी, लेकिन 1 साल बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया। ग्रामीण ओम प्रकाश केवट कुदीर खान ने इसके बारे में बताया और मुख्यमंत्री के कहने के बाद अफसर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ खुद उनका गृह गांव है जहां पर हम सरकारी योजनाओं के लिए परेशान हैं। केवल नल लगाकर चले गए हैं, लेकिन टोटी नहीं लगाई गई है अब तक। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। चुनावी की तारीख की घोषणा के साथ भाजपा ने बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। वहीं आम आदमी पार्टी ने भानु प्रतापपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हिमाचल प्रदेश से लौटने के बाद कांग्रेस की रणनीति तय होगी। माना जा रहा है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने सीधा मुकाबला रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी 2018 में जोर शोर से उतर रही थी, लेकिन दम नहीं दिखा पा रही थी, पर वह उपचुनाव में जोर आजमाएगी। मनोज मंडावी के निधन से रिक्त हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट में जीत बीजेपी और कांग्रेस के अग्नि परीक्षा जैसी ही होगी और कांग्रेस की सीट के हर हाल में बचाने की जुटी और राज्य में कांग्रेस के मजबूत करने का संकेत देगी। वहीं जो बीजेपी है 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मैच के जरिए से लड़ेगी। बीजेपी इस सीट को जीतकर 2023 में सत्ता का मजबूत दावेदार के तौर पर अपने पेश भी करना चाहिए। वहीं कांग्रेस मनोज मंडावी की छवि को भुनाने के साथ ही सहानुभूति भी बटोरना चाहती है। तो ये सभी चीजें जो है चुनाव की सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई नजर आई हैं। साफ तौर पर देखा गया कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही हैं। छिंदवाड़ा जिले में एक पति अपनी पत्नी से अनैतिक कृत्य करता था, साथ ही दहेज के लिए महिला को लगातार प्रताड़ित भी करता था। महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई और पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना में पति समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि महिला ने शिकायत में बताया कि जून 2021 में उसका विवाह हुआ था। शादी के बाद से पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज की डिमांड कर उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। वहीं महिला ने पति पर अनैतिक कृत्य के आरोप भी लगाए और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ धारा 387 और 511 वहीं 469 एक दहेज अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया है और प्रताड़ित महिला ने पुलिस से कहा कि आरोपी पति उसे बार बार प्रताड़ित करता था तथा जान से मारने की धमकी भी देता था। वहीं परिजनों के साथ उसने हिम्मत कर आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने विवेचना के आधार पर आरोपी पति पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच लिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।